the next group is antibiotics, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरेम्फेनिकॉल, क्लोरेम्फेनिकॉल, जिसको हम क्लोरोमाइसिटीन के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये जो क्लोरेम्फेनिकॉल है ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से मिली थी and it is obtained by Streptomyces venezuelae in 1947. ये हमारा जो नॉर्मली येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और ये एक्वस सोल्यूशन बनाता है, दैट मीन्स इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट कैन स्टैंड्स बॉइलिंग बट it has to be protected from the sunlight, right? And this is because कि जो क्लोरेम्फेनिकॉल है उसमें नाइट्रो ग्रुप होता है and this nitro group is only responsible for the antibacterial activity and it is bitter in taste. और ये कड़वा क्यों हमको लगता है? Because of the presence of the nitro group, और ये नाइट्रो ग्रुप ही हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि हमारा जो एंटीबायोटिक्स हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इसमें NO2 ग्रुप का होना ज़रूरी है और यही नाइट्रो ग्रुप की वजह से ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज शो करता है, राइट। नाउ इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, आप बस एक बार देख लोगे स्ट्रक्चर, आपको बेंजीन रिंग दिख रही है, NO2 ग्रुप दिख रहा है और बाकी उसके ग्रुप दिख रहे हैं। यू डोंट हैव टू मग अप द थिंग्स, सिर्फ हम क्या कहेंगे कि अगर क्लोरेम्फेनिकॉल आती है तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करती है? एंटीबायोटिक की। इसमें कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटी के लिए? ये आपका नाइट्रो ग्रुप, राइट। नाउ अब ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे? ये बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब जाता है तो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और जब वो इन्फेक्शन करेगा तभी हमको जो है प्रॉब्लम होती है। हमें आईज में इरिटेशन हो सकती है, हमें जो है वो स्पाज्म हो सकता है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती हैं दे आर रिमूव्ड बाय एंटीबायोटिक्स। अब हमें जो मोड ऑफ एक्शन इसका, चूंकि ये बैक्टीरिया है, इसके बैक्टीरिया की हम ग्रोथ को कम कर दें, राइट। बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले इसी में पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स होते क्या हैं? ये एमिनो एसिड से मिलके बनते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ये 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये एमिनो एसिड्स हैं। दो एमिनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जब 10 एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अगर हमारा नंबर अमीनो एसिड का 15 से बढ़ जाए तब हम उसको प्रोटीन कहने लगते हैं। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बैक्टीरिया के लिए। अगर हम प्रोटीन की चेन नहीं बनने देंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हमारा दो तरीके से काम करती हैं। एक हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, एक कहते हैं बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक हम तब कहते हैं जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं। बैक्टीरियोसिडल हम तब कहते हैं जब हम बैक्टीरिया को डाई कर देते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको मार देंगे, राइट। सो देयर विल बी टू टर्म्स which will come, that is bacteriostatic and
बैक्टीरियोसिडल। अब ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करेंगी और ये बैक्टीरिया में प्रोटीन को नहीं बनने देंगी। और ये कैसे नहीं बनने देंगी कि ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ देंगी। नाउ लेट अस सी अब ये कैसे काम करता है। क्लोरमफेनिकॉल is a bacteriostatic that inhibit or it will act by inhibiting protein synthesis. Protein synthesis that means amino acids की चेन को बढ़ने नहीं देता है। It prevents protein chain elongation by inhibiting the peptidal transferase। जब हम ASE यूज करते हैं वो ये शो करता है, ये एंजाइम है, ये हमारे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करेगा और इनहिबिट करने पर ये जो राइबोसोम है इट विल प्रिवेंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था ना कि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस एंजाइम को वो इनहिबिट करेगा और इनहिबिट करने के बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक्स, राइट। अब ये होता कैसे है प्रोटीन सिंथेसिस? हमारी बॉडी में डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, ये अनकॉइल हो जाता है। अनकॉइल मीन्स दो हिस्से में अलग हो जाता है और एक जो स्ट्रैंड है वो हमारा डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है। किसकी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है? बैक्टीरिया की लेकर आ रहा है, राइट। तो ये जो लेके आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? मैसेंजर। और ये हमारा आके राइबोसोम लग जाता है। इस पे हमारा ट्रांसफर आरएनए आता है जिसको हम टीआरएनए कहते हैं। अब यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा था? ये आपका हो गया मैसेंजर आरएनए और ये वाला जो पोर्शन है आपका, तीन जो बने हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए अपने हेड के ऊपर एक अमीनो एसिड लाएगा और ये अमीनो एसिड जो लेकर आ रहा है वो आपके मैसेंजर पे जुड़ गया। मैसेंजर पे वहीं पे जुड़ेगा जो उसको मैच करेगा। अब उसके बाद दूसरा ट्रांसफर आरएनए आया, जो ऊपर अमीनो एसिड से वो आपस में मिल गए और उन्होंने चेन बना दी, जो किससे जुड़ी हुई है? पेप्टाइड बॉन्ड से, राइट। अब ये देखिए, उसके बाद जब एक ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ जाता है बाय पेप्टाइड बॉन्ड, वो खाली हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा और वो फिर रिलीज हो जाता है, फिर वो दूसरा अमीनो एसिड लाएगा। इसी तरह से हमारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं। सो दिस अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए is released in step 3 and the new transfer RNA along with the new 6 amino acid chain will shift। आप उसमें डायग्राम में देख सकते हो कि ये 6th अमीनो एसिड को ला रहा है और जैसे ही वो लाएगा और लाने के बाद उसको जोड़ेगा और ट्रांसफर आरएनए को ये रिलीज कर देगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोटीन की चेन बन रही थी वो टूट जाएगी और जब वो टूट जाएगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, राइट। दिस वाज द एंटीबायोटिक्स, दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स।